प्रवासी मजदूरों के घर वापसी पर हो रही सियासत ने अब बता दिया कि राजनीति कितनी गंदी है। इन नेताओं के चेहरे कितने विकृत हैं, देखने में कुछ और, भीतर से कुछ और, गले के ऊपर कुछ और दिखेंगे, लेकिन भीतर क्या पक रहा है यह इस बात से जाना जा सकता है कि कभी कहा गया कि मुफ्त आएंगे जो मजदूर हैं, कभी कहा गया कि नहीं हम किराया लेंगे, कभी कहा गया कि हम राज्य सरकारें दें चाहे केंद्र सरकार दे, हमें पैसा चाहिए। कभी रेलवे ने कहा कि 30% हम सुपर फास्ट का चार्ज लेंगे, 50 रुपया और लेंगे। कभी आरक्षण करा करके रद्द कर दिया गया। कभी घड़ियाल बजाने के लिए 4 घंटे 4 दिन का समय दिया गया और लोगों को वापस जाने के लिए 4 घंटे का भी समय नहीं दिया गया। यही वह राजनीति है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। यह सभी पर लागू होता है, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण हो। दोस्तों, प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और इनकी संख्या व्यापक मात्रा में है। एक एक रूम में 10-10 लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, भूखों मर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, आधे पेट खा रहे हैं। अपने घर वापस होने के लिए लगातार सियासत हो रही है। कभी नंबर बताया कि इन नंबरों पर आप बात करिए, ये हमारे उनके ऑफिसर्स के नंबर हैं जो आपकी बात सुनेंगे और आपकी वापसी को सूचीबद्ध करेंगे। कभी एनआईसी के माध्यम से दिया गया। आज भी तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद हैं जिन्होंने एनआईसी को अपडेट नहीं किया है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। हम लोगों ने दिया था अलग से नहीं दिया था, आपने दिया तभी दिया था, उस पर भी रजिस्ट्रेशन कराया। तमाम श्रमिकों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर यह तो साइट खुल नहीं रहा है, हम अपने ज़िले का कैसे लाग करें, कैसे हम आएँ। तो दोस्तों, इस पर रेलवे ने कहा कि हमें पैसा चाहिए, हम ले आएंगे, 90% यात्री हो जाएंगे तभी हम ले आएंगे, राज्य सरकार दे चाहे श्रमिक दे। इस पर बवाल मचा। कई राज्यों ने कहा कि भाई हमारे पास स्थिति नहीं है, केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। केंद्र सरकार एकदम कुछ नहीं, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सियासत तेज हुई और आई आगे सोनिया गांधी। उन्होंने कहा कि जहां इस तरह से श्रमिक भूखों मर रहे हैं वहाँ उन्हें किराया लेकर के ले आने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है, तो प्रवासी मजदूर अपने घर क्यों नहीं आ सकते हैं। फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि रेल मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए दिया, तो मजदूरों को मुफ्त वापस क्यों नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने और भी सवाल करते हुए कहा कि जो सरकारें हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वह लोग व्यवस्था करें उन्हें लाने के लिए, और कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया, संगठन का भी, कि वह लोग इसके पैसे का इंतजाम करें। सियासत बदल गई, क्योंकि पल में तोला पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे। सियासत बदली, रेलवे बैक फुट पर आया और कहा कि नहीं, बाद में बताया गया कि 15% प्रदेश की गवर्नमेंट देगी और 85% केंद्र सरकार वहन करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रदेश की सरकारें आ गई थी आगे, जिन्होंने कहा चलिए भैया हम दे देंगे, किराया देंगे मजदूरों का, हम ले आएंगे। उसमें है छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड इसमें पहले ही आ गया था। सबसे आगे कहा कि हम अपने लोगों को ले आएंगे, किराया दे देंगे। किंतु केंद्र सरकार को इस पर मानवीय दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो सरकारें हैं वह काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई हैं कोरोना वायरस के चलते। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो लगातार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं लोकहित के बिंदुओं पर, और हिंदू नेता के रूप में जो शुमार किए जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अपने आप को रोक नहीं पाए और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि भूखे प्यासे लोगों से किराया वसूल करना यह किस तरह की नीति है और किस प्रकार की नैतिकता है। बाद में वो अभी एक ट्वीट करके बाद में कहते हैं कि नहीं, अब लाया जाएगा और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके पहल कर रही है। ये भैया अभी भी क्या होगा मैं नहीं जानता, किस तरह से लाएंगे, कोई ठोस नीति नहीं है। एक बार बता दो ना समाचार पत्रों के माध्यम से, रोज बता रहे हो कि यह हम कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में इतने वेंटिलेटर, इतने अस्पताल, इतने बेड, फलाना ढिकाना, क्यों नहीं आप बता रहे हो कि प्रवासी मजदूर कैसे आएंगे और यह तरीका है। लोग घर पर इंतजार करते रहेंगे। क्या चाहते हो
कि जिस तरह से लोग बांद्रा और सूरत अन्य स्थानों पर निकल करके आए, धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। मैं उनको उकसा नहीं रहा हूँ, मैं बार बार उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, जहाँ है वहीं पड़े रहिए। नहीं खाना मिलता है, पानी पी करके जीवन बिता लीजिए, व्यवस्था होगी। लेकिन सरकारों का जो 1.5 फुटिया आचरण है, 1.5 फुटिया माने यहाँ मेज पर पेपर रखा गया है और यहाँ से देख रहे हैं 1.5 फीट का है। बताओ ना, बता देते कि इस साइड पर जाइए, ऐसे जाइए, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इतने दिन में हो जाएगा, ऐसे हम ले आएंगे, क्वारंटाइन करेंगे। कहीं देखिए नीति क्या है, कहीं क्वारंटाइन किया जाता है और कहीं ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि घर पर जाकर के रहिए। एक ठोस नीति बनाइए भाई, और ठोस नीति बनाएंगे सब लोग माइंड मेकअप कर लेंगे और अपने आप को। 7 मई से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों की वापसी शुरू होगी। इन भारतीयों से एरोप्लेन का किराया लिया जाएगा और इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो दूतावास हैं, भारतीय दूतावास, वहाँ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो लोग स्वस्थ होंगे उन्हें ही यात्रा करने का मौका मिलेगा। आएंगे तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जहाँ उनका स्थानीय गृह जनपद होगा, कोई हॉस्पिटल होगा, कोई विद्यालय होगा, ऐसे जगह पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जब वे ठीक होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। ऐसा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया है, या नौसेना और अन्य विमानों का सहारा इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा। सैनिकों की शहादत ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जिन सैनिकों के नाम पर हम भारतीय गर्व करते हैं और उनके पुरुषार्थ से, उनके जाबाज जो कारनामे हैं, उनके वजह से हम सो पाते हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा होती है। लगातार 2 दिनों में शत्रु ने कातिलाना हमला करके धोखे से ऐसा हमला किया कि हमारे कई जवान शहीद हो गए। हमारे जो आशुतोष शर्मा कमांडिंग ऑफिसर थे, उन सहित 5 लोग शहीद हुए, 3 लोग कल शहीद हुए, जिसमें हमारे जनपद के भी एक जाबाज सिपाही हैं सीआरपीएफ के, अश्विनी कुमार यादव, वह शहीद हुए हैं, चंद्रशेखर शहीद हुए हैं, संतोष मिश्रा शहीद हुए हैं। सबको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और हमारा पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से कब बाज आएगा। युद्ध विराम है इस समय, जहां पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, वहां अब भी लश्कर-ए-तैयबा सहित अन्य संगठन जो वहां की सरकार के प्रायोजित हैं, लगातार उनको प्रश्रय मिलता रहता है। उन लोगों ने जिस तरह का आचरण किया है कदापि क्षमा के पात्र नहीं है। कब हम आक्रमण करेंगे, कब निर्णायक लड़ाई होगी और कब हम 2 के बदले 10 सिर काट करके लाएंगे, कब होगा 56 इंच के सीने का प्रकटीकरण, कहना तो बड़ा आसान है, होगा कब। आज पूरा देश यही चाहता है कि इस तरह से हमारे जो सैनिक मारे जा रहे हैं, कब हम उनका बदला लेंगे, कब हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों, 4 मई को तीनों जोन में, रेड जोन में कापी किताब भले ही न खुला हो, अन्य जो सेवाएं हों भले ही बाधित रही हों, लेकिन दारू की बिक्री शुरू हो गई। दारू से हमें आय होगी, राजस्व की आय होगी। दारू पिलाओ और राजस्व की आय करो, फिर दिखाओ। महात्मा गांधी ने आज से 100 साल पहले चंपारण में शराब के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ जंग छेड़ा था। 100 साल से अधिक हो गए और निर्णायक लड़ाई लड़ा था। एक बार उन्होंने ऐसे एक रेगनी बांस जैसा लगा दिया था और कहा था कि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं इसमें बाटल और शीशियाँ लटका दें। तो लोगों ने लटकाना शुरू किया। हालांकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसके लिए, लेकिन आज भी अब सरकारें क्या है, 2 विभाग है। एक है आबकारी विभाग, देखिए कितने गंदे लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, गंदी प्रवृत्ति, गंदे लोग और यह आचरणहीन प्रवृत्ति जो लगातार देश को दारू पिला करके गांव-गांव में दुकान खोल रहे हो दारू की और कह रहे हो कि सब ठीक ठाक रहेगा। लोग दारू, वही अधिकारी आबकारी अधिकारी के रूप में है और वही अधिकारी मद्य निषेध अधिकारी के रूप में है। वह एक अधिकारी कहेगा अधिक से अधिक दारू बेचो, मुझे राजस्व चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और वही अधिकारी कहेगा दारू मत पियो, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये कहाँ की दोगली नीति है? किस तरह के आचरण का प्रस्तुतिकरण आप करना चाहते हैं? गांव-गांव में आप चट्टी चट्टी पर दुकान खुलवा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अधिक से अधिक दारू, और जो ठेकेदार हैं जिनकी दुकानें हैं उनसे कह रहे हो कि बेटा इतना बेचना है, नहीं तो अगली बार तुम्हारे दारू की दुकान का रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण नहीं होगा। मैं बताऊंगा इस मामले में सबसे घटिया और गंदा आचरण उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नमेंट का है। मैं आपको अभिलेख सहित पहले भी बताया हूं, अब भी बताऊंगा।
बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा। भीड़ भाड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो गई। उन प्रदेशों को हमारी शुभकामनाएं जिन लोगों ने दारू बेचने से मना कर दिया था, दारू की दुकान नहीं खुलवाया, उसमें है पंजाब, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। दिल्ली में भी दारू बिका, लेकिन देख करके बाद में उसको बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक बेचा है। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी प्रथम पादान पर है। पहला सबसे बड़ा दारू पीने वाला जनपद है वाराणसी। वाराणसी प्राण तत्व है एक तरह से। और वाराणसी में अगर कल के दिन देखा जाए तो 4.25 करोड़ रुपए का दारू बिका है। 4.25 करोड़। आजमगढ़ में 3.25 करोड़ का लगभग दारू बिका है। गाजीपुर भी हमारा पीछे नहीं रहा है, जिसे लहुरी काशी के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी 1.25 करोड़ रुपए का दारू बिका है। मऊ 1 करोड़, मिर्जापुर 1 करोड़, जौनपुर 3 करोड़। सबसे अधिक आबादी है जौनपुर की। वाराणसी के बाद दूसरे स्थान पर जौनपुर है। और बलिया भी, बागी बलिया 1 करोड़ रुपए का वह भी दारू बेचा है। देखते हैं सरकारें आगे भी बिकवाती हैं या फिर और वह गंदे लोग हैं, उनके परिवार के लोग भी गंदे हैं। मैंने देखा लाइन में लगे हुए सबसे अधिक नौजवान हैं। नौजवान पता नहीं क्यों इतने दिन अगर बच गए तो तुम्हें बच जाना चाहिए। तुम्हारी जो हैबिट है मान लेना चाहिए कि हम इतने दिन रह गए तो आगे नहीं पिएंगे, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। जितना दोष सरकारों का है उतना दोष उन लोगों का भी है। दोस्तों आगे भी बताता रहूँगा, सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और यह मनुष्य का धर्म भी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ड्यूटी है कि सत्य बात कहना है, देश के कल्याण के लिए वह सारी चीज़ें करना है जो लोकतंत्र जिसकी इजाज़त देता है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज स्पेशल बुलेटिन करते हुए वैश्विक रूप से जो जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं, विनम्र रूप से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आदरपूर्वक सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।